नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी के ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जी के बुक वाइज MCQ सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड के पूरे जीके को MCQ के फॉर्मेट में बुक वाइज कवर कर रहे हैं। धामी जी की पुस्तक हमारी चल रही है जिसमें 60 से ज़्यादा क्लासेस हम कवर कर चुके हैं। आज हम हमारी 61वीं क्लास को कवर करेंगे, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहां हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। नदी तंत्र को उत्तराखंड के हम देख रहे थे। आज नदी तंत्र को कंप्लीट करेंगे और उत्तराखंड की मृदाओं वाले अध्याय की शुरुआत आपके हो जाएगी। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, काकरी घाट अल्मोड़ा में किन नदियों का संगम होता है? तो देखिए, अल्मोड़ा के काकरी घाट में सरयू और उसकी सहायक पनार नदी का संगम होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन बन जाएगा, काकरी घाट में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं या सरयू और पनार का संगम कहां पे होता है? तो काकरी घाट अल्मोड़ा में होता है। जो काकरी घाट है, यहां पर स्वामी विवेकानंद के द्वारा तपस्या भी करी गई थी। यहीं पर उनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। ठीक है। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम लगाइए। तो इन नदियों को आपने बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। कोसी नदी की बात करें, कोसी नदी की जो लंबाई है उत्तराखंड के अंदर ये 168 किलोमीटर है। अगर हम काली नदी की बात करते हैं, ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है। इसकी जो लंबाई है वो 252 किलोमीटर है। भागीरथी की बात करें तो इसकी लंबाई गौमुख से लेकर देवप्रयाग तक कितनी आती है? 205 किलोमीटर। और अलकनंदा की बात करें तो यहाँ हमारी संतोपत ग्लेशियर से लेकर देवप्रयाग तक 195 किलोमीटर बहती है। यानी सबसे छोटी, इनकी लंबाई के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में रखना है तो पहले सबसे छोटी आएगी, वो है कोसी नदी। तो सबसे पहले 1 आएगा, इसके बाद अलकनंदा यानी कि 4 आएगा, फिर भागीरथी यानी 3 और अंत में 2। 1 4 3 2 हमारा आंसर ये रहा, ऑप्शन ए। कुछ और इंपॉर्टेंट नदियां जिनकी लंबाई पूछी जा सकती है। आपने काली नदी के बारे में जाना, इसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। इसी से मिलता जुलता नाम, इसी की इंपॉर्टेंट सहायक नदी है गौरी गंगा। गौरी गंगा की लंबाई 104 किलोमीटर है। इसके बाद अपने यमुना के बारे में जानिए। यमुना की जो लंबाई है यह उत्तराखंड के अंदर 136 किलोमीटर है। पूरे भारत में 1300 से ज़्यादा किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेकिन उत्तराखंड में इसकी लंबाई टोटल 136 है। गंगा, पूरे देश में गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर के करीब है, लेकिन उत्तराखंड में गंगा देवप्रयाग से हरिद्वार तक बहती है, मात्र 96 किलोमीटर। पिंडर नदी की बात करते हैं। पिंडर नदी की लंबाई 105 किलोमीटर है। पिंडर के बाद मंदाकिनी की बात करें, इसकी लंबाई मात्र 72 किलोमीटर है। मंदाकिनी के साथ ही नंदाकिनी को याद कर लीजिए, 56 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सरयू जो है हमारी, सरयू की लंबाई 146 किलोमीटर है। ठीक है। हमारे यहाँ पर ट्विन नदियाँ भी हैं, जैसे पूर्वी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार। तो जो पश्चिमी रामगंगा है उसकी लंबाई 155 किलोमीटर है और जो पूर्वी रामगंगा है उसकी लंबाई 108 किलोमीटर है। ऐसे ही जो पश्चिमी नयार है इसकी लंबाई 78 है और जो पूर्वी नयार है इसकी लंबाई 109 है। ठीक है। भारत और नेपाल के मध्य महाकाली संधि किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए, भारत और नेपाल के मध्य में महाकाली संधि यह हस्ताक्षरित होती है 1996 में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसी संधि के तहत जो पंचेश्वर बांध है इसका निर्माण काली नदी पर यानी शारदा नदी के ऊपर किया जाना प्रस्तावित है, जो कि बन रहा है। ठीक है। तो पंचेश्वर बांध को लेकर के समझौता था यह 1996 में भारत और नेपाल के बीच में हुआ, जिसे महाकाली संधि कहते हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट संधियां हैं, जैसे शारदा संधि। शारदा संधि ब्रिटिश भारत और नेपाल के मध्य में होती है 1920 में, जिसके माध्यम से फिर यहाँ पे शारदा नहर बनाई जाती है 1928 तक। ठीक है। एक और है टनकपुर समझौता। टनकपुर समझौता कब हुआ था भारत और नेपाल के मध्य में? टनकपुर समझौता 1991 में हुआ था। ठीक है। अगला, किमसेन जलप्रपात निम्न में से किस जनपद में स्थित है?
जो किमसेन जलप्रपात है हमारा, यह पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है। पिथौरागढ़ में कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं, उनमें से एक है किमसेन और एक है जो पेपर में पूछा गया था विरथी। विरथी जलप्रपात कहाँ पर है? मुनस्यारी में है, पिथौरागढ़ में। ठीक है। अगला, यमुना को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अब हम यमुना नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। हमने काली नदी तंत्र को देखा, हमने गंगा नदी तंत्र को देखा, और गंगा के जो उपतंत्र थे, चाहे वो नयार नदियों की बात हो, अलकनंदा भागीरथी की बात हो, या बाकी की जो नदियां थी रामगंगा कोसी, उन सबको हमने देखा। टोंस और यमुना नदी तंत्र ये उत्तराखंड का तीसरा इंपॉर्टेंट नदी तंत्र है। इसमें जो ये यमुना नदी है, इसे अन्य नामों से किन किन नामों से जाना जाता है? तो यमुना को सूर्य की पुत्री, यम की बहन और कृष्ण की पटरानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जो यमुना है हमारी, बंदरपूंछ पर्वत में जो यमुनोत्री ग्लेशियर हमारा पड़ता है, वहां से यह आती है। बंदरपूंछ पर्वत का प्राचीन नाम है कालिंदी पर्वत, और इसी वजह से यमुना नदी को कालिंदी भी कहते हैं, इसे भी याद रखना। निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनें। गलत कथन आपने चुनना है। देखिए, टोंस नदी उत्तराखंड और हिमाचल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, बिल्कुल सही है। जो टोंस नदी है यह बॉर्डर बनाती है, प्राकृतिक बॉर्डर उत्तराखंड और हिमाचल का। टोंस नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी सही है। टोंस नदी रुपिन और सुपिन नदियों के मिलने से बनती है। इनका संगम उत्तरकाशी के नेटवाड़ में होता है। ये वाला कथन भी आपका बिल्कुल सही होगा। बस आपको यहाँ पे दो तथ्यों की जांच करनी थी कि क्या टोंस नदी इन दोनों से मिलकर बनती है, और दूसरा तथ्य, क्या इन दोनों नदियों का संगम उत्तरकाशी के नेटवाड़ में होता है। यहाँ पर दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही है। जो हमारी रुपिन नदी है, जो टोंस नदी है, यह इन दोनों से मिलकर बनी है। रुपिन नदी जो है यह हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार से आती है, और जो ये सुपिन नदी है यह उत्तरकाशी में जो स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर है, बंदरपूंछ पर्वत पे ही पड़ता है, यहां से आती है। इन दोनों नदियों का संगम उत्तरकाशी के नेटवाड़ में होता है। नेटवाड़ जल विद्युत परियोजना अगर आपसे पूछी जाती है, वो टोंस नदी पर ही बनी है, वहीं पर इन दोनों का संगम होता है, वहीं पर यह परियोजना स्थित है। तो यहां पर आपको पूछा था कौन सा वाला गलत है। यहां पर कोई भी कथन आपका गलत नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जो टोंस नदी है यमुना से संगम करती है कालसी और डाक पत्थर के मध्य में। यमुना नदी की ये सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यमुना से 2.5 गुना ज्यादा जल टोंस नदी लेकर आती है। ठीक है। टोंस नदी के ऊपर कई सारी परियोजनाएं बनी हुई हैं, जैसे देहरादून में किसाऊ बांध इसके ऊपर बना हुआ है। देहरादून में छिबरो जल विद्युत परियोजना इस पर बनी हुई है। देहरादून और हिमाचल का जो बॉर्डर है वहां पर इचारी बांध बना हुआ है, वो भी टोंस के ऊपर है। टोंस नदी उत्तराखंड की सबसे वेस्ट यानी सबसे पश्चिमी नदी भी है, इसे भी याद रखना। और टोंस नदी के बेसिन में ही उत्तराखंड में सर्वाधिक वन है। आपसे पूछा जाता है उत्तराखंड की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है, पथ प्रवाह वाली नदी, तो वो है काली नदी। आपसे पूछा जाता है उत्तराखंड के किस नदी बेसिन में वन सर्वाधिक है, तो नदी बेसिन में वनों के मामले में टोंस नदी नंबर 1 पे आती है। ठीक है। अगला, रुपिन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो जो रुपिन नदी है टोंस नदी की जो एक जिससे मिलकर ये बनती है, रुपिन नदी आती है डोडरा क्वार, कहाँ से? हिमाचल प्रदेश। जबकि सुपिन नदी जो है ये स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर से आती है, सा से सुपिन, सा से स्वर्गरोहिणी, और उत्तरकाशी से ये आती है। ठीक है। इन दोनों का संगम कहाँ पे होता है? यह नेटवाड़ इलाके में होता है, उत्तरकाशी के। टोंस नदी तमसा नदी के नाम से भी जानी जाती है, इसको भी आपने याद रखना है। ठीक है। अगला, किस नदी घाटी के लोग स्वयं को कौरवों का वंशज मानते हैं? तो किस नदी घाटी के लोग स्वयं को कौरवों का वंशज मानते हैं? यह है टोंस नदी की घाटी। टोंस नदी का जो इलाका है, टोंस नदी की जो घाटी है, यहाँ के रहने वाले लोग, माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में जब कौरवों की हार होती है, दुर्योधन इस युद्ध में मारा जाता है, तो इस घाटी के जो लोग थे वे उन्हें अपना वंशज या अपना पूर्वज मानते थे। काफी वे यहाँ पर रोए और उनके अश्रुओं से तमसा नदी यानी टोंस नदी का निर्माण हुआ। इस क्षेत्र के लोग आज भी ऐसा मानते हैं कि इसका निर्माण अश्रु जल से हुआ है, जिस वजह से वो इसका सेवन नहीं करते। इसीलिए इस नदी के जल को भी इस इलाके में अपवित्र माना जाता है। तो कौन सी नदी घाटी के लोग हैं जो कौरवों को अपना वंशज मानते हैं? तो ये है टोंस नदी की घाटी।
ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी देहरादून के रामपुर मंडी में यमुना नदी में मिलती है? हमने टोन्स की बात करी, यमुना की प्रमुख सहायक नदी है, कालसी और डाकपत्थर के मध्य में इनका संगम हो जाता है। यमुना नदी की एक और इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, इस नदी का नाम है आसन और ये रामपुर मंडी के नज़दीक देहरादून में यमुना नदी के साथ संगम कर लेती है। यमुना नदी की और भी इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं जिसमें हनुमान गंगा, बनाड़ गाड़, कमल गाड़, इसके अलावा गड़ौली गाड़, बरनी गाड़, ऋषि गंगा, ये सारी नदियां यमुना की सहायक नदियों में शामिल हैं। ऋषि गंगा के नाम से उत्तराखंड में कई सारी नदियां हैं, उनमें से एक नदी अलकनंदा की सहायक नदी है, एक धौली गंगा की सहायक नदी है, एक ऋषि गंगा यमुना की भी सहायक नदियों में आती है। ठीक है। रामपुर मंडी में यमुना के साथ आसन नदी जो है ये संगम कर लेती है। रामपुर मंडी से ठीक पहले यमुना में एक और नदी मिलती है गिरी, ये भी यमुना की सहायक नदी है। धालीपुर तक देहरादून में ये पड़ता है, यहाँ तक यमुना नदी उत्तराखंड में बहती है। धालीपुर के बाद ये यूपी में प्रवेश कर जाती है। देहरादून में स्थित लाखा मंडल किन नदियों के संगम पर स्थित है? जो लाखा मंडल है यह किन नदियों के संगम पर है? पेपर में पूछा गया था। यह यमुना और रिखवाड़ नदी के संगम पर बसा हुआ है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। सवाल यह भी बन सकता है कि रिखवाड़ किसकी सहायक नदी है? यमुना की। लाखा मंडल में इन दोनों का संगम यहां पे हो जाता है। ठीक है। अगला, यमुना की यमुनोत्री से धालीपुर तक लंबाई कितनी है? तो यमुना नदी उत्तराखंड में धालीपुर तक बहती है। इसकी लंबाई पूरे देश में उत्तराखंड के बाद ये कहां तक जाती है? यह प्रयागराज तक जाती है। प्रयागराज में यमुना नदी का संगम गंगा के साथ हो जाता है। यमुनोत्री से लेकर धालीपुर तक इसकी लंबाई 136 किलोमीटर है, जबकि यमुनोत्री से लेकर प्रयागराज तक इसकी लंबाई लगभग 1384 किलोमीटर है। तो 1300 से ज़्यादा किलोमीटर इसकी लंबाई है पूरे देश में। यहाँ से होते हुए दिल्ली जाती है, यूपी जाती है, लेकिन उत्तराखंड में इसकी लंबाई 136 किलोमीटर है। ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो इनमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो हनुमान गंगा, कृष्णा गाड़, बनाड़ गाड़, खुतनू गाड़, बरनी गाड़, गड़ोली गाड़, भद्री गाड़, ये सारी नदियां किसके साथ हैं? किसकी सहायक हैं? यमुना नदी की। गोनखा गाड़ के बारे में हमने पढ़ा था कि गोनखा गाड़ किसकी सहायक नदी है? गोनखा गाड़ गोरी नदी की सहायक नदी है, जिसमें मदकानी नदी भी शामिल है, रमल गाड़ भी शामिल है। तो ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। इसके अलावा कृष्णा गाड़, ऋषि गंगा, ये भी यमुना की है। जैसे मैंने आपको कहा, ऋषि गंगा के नाम से कई सारी नदियां उत्तराखंड में हैं, जिसमें एक नदी ऋषि गंगा भी है जो बद्रीनाथ में अलकनंदा के साथ संगम करती है, दूसरी है जो रेणी गांव में धौली गंगा के साथ संगम करती है। ये वाली ऋषि गंगा जो है ये यमुना की है। ठीक है। इसके अलावा हनुमान गंगा, आसन नदी, टोन्स नदी, अगलाड़ नदी जिस पर मौड़ मेला लगता है वह हो गई, भद्री गाड़ हो गई, ये सब यमुना के सहायक नदियां हैं। अगला, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वर्गीकरण के अनुसार उत्तराखंड की मृदा को मुख्य रूप से किस श्रेणी में रखा गया है? अब हम मृदाओं के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है इसके द्वारा पूरे देश की मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया? 8 वर्गों में बांटा गया। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, पीठ मिट्टी और लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। 8 प्रकारों में बांटा गया। इन सभी के बारे में हमने ज्योग्राफी वाले वीडियो में डिटेल से बात करी थी। किस मिट्टी की क्या विशेषता है, कहाँ मिलती है, सब देखा था। उत्तराखंड की मिट्टी इन 8 में से कौन सी है? उत्तराखंड की मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है जिसने यह बंटवारा किया है, इसकी स्थापना 1929 में होती है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसने पूरे देश की मृदा को 8 वर्गों में बांटा। उसमें उत्तराखंड की जो मिट्टी है वो पर्वतीय मिट्टी में आती है। उत्तराखंड की मिट्टी में चूना और फास्फोरस इन तत्वों की कमी होती है। उत्तराखंड की मिट्टी में जीवाश्म इसकी अधिकता होती है, इसको भी याद रखना। उत्तराखंड की मृदा का सामान्य पीएच मान कितना पाया जाता है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का सवाल है, पूछा गया था। देखिए, उत्तराखंड की मिट्टी का नॉर्मली जो पीएच मान होता है यहाँ 5.5 से 6.5 के मध्य में होता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा।
आपने pH जो वैल्यू है इसके बारे में पढ़ा हुआ है। 1 से 14 तक इसमें वैल्यू होती हैं, जिसमें 7 पर न्यूट्रल माना जाता है। पानी का जो pH मान होता है वो 7 होता है। तो अगर आपका 7 है तो आप न्यूट्रल में माने जाते हैं। 7 से कम है तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय यानी बेस। उत्तराखंड की मिट्टी का जो pH मान है वो 5.5 से 6.5 है। यानी उत्तराखंड की मिट्टी कैसी है? हल्की सी एसिडिक है, ठीक है, हल्की सी अम्लीय है। जितना 7 से दूर जाता जाएगा उतना ज्यादा अम्लीय, ठीक है। अगला, टर्सरी मिट्टी की कौन सी विशेषता इसे पहचानने में सहायक है? टर्सरी मिट्टी, अब हम उत्तराखंड की विभिन्न क्षेत्रों में जो अलग अलग प्रकार की मिट्टी है, ये सब पर्वतीय मिट्टी के ही प्रकार है। पर्वतीय मिट्टी कोई एक प्रकार की नहीं होती है। जैसे उत्तराखंड का इलाका है, पर्वतीय इलाका है, तो हर इलाके में अलग अलग प्रकार की मिट्टी मिलती है। अब हम उसके प्रकारों को जानेंगे। टर्सरी मिट्टी की बात करें, इसकी पहचान जो होती है यह हल्की रेतीली और छिद्रमयी होती है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यह जो टर्सरी मिट्टी है उत्तराखंड में ज्यादातर दून घाटी और शिवालिक में पाई जाती है। जो शिवालिक क्षेत्र है हमारा, यहां पर सवाल आएगा पेपर में, शिवालिक और दून घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? टर्सरी मिट्टी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, क्वार्ट्ज मिट्टी शैल और क्वार्ट्ज का उपजाऊ मिश्रण है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। जो क्वार्ट्ज मिट्टी होती है यह शैल, क्वार्ट्ज, इसके अलावा शैलों का उपजाऊ मिश्रण होता है। नैनीताल के भीमताल के इलाकों में यह पाई जाती है क्वार्ट्ज मिट्टी। क्वार्ट्ज मिट्टी नैनीताल के भीमताल में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपके दोनों के दोनों कथन सही होंगे। ज्वालामुखी प्रकार की मिट्टी उत्तराखंड के किन विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित है? तो देखिए, क्वार्ट्ज मिट्टी और ज्वालामुखी मिट्टी ये उत्तराखंड में ज्यादातर नैनीताल में और खासकर भीमताल में पाई जाती है। तो नैनीताल भीमताल इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है कि ज्वालामुखी मिट्टी उत्तराखंड में कहां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नैनीताल के भीमताल के इलाके में, ठीक है। जो ज्वालामुखी मिट्टी होती है आग्नेय चट्टानों के विखंडन से इसका निर्माण हुआ है, भीमताल में ज्यादा पाई जाती है। कृषि के लिए उपयुक्त इसे माना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ज्वालामुखी मिट्टी पर्वतीय ढालों पर पाई जाती है। क्या यह सही है आपका? पहला बिल्कुल सही है, भीमताल में पर्वतीय के ढालों पर यह पाई जाती है। कथन 2 है, टर्सरी मिट्टी दून घाटी में पाई जाती है। यह भी सही है। क्वार्ट्ज मिट्टी भीमताल में पाई जाती है। यह भी आपका सही होगा। पूछा है कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों आपके सही होंगे। तराई मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही विचार करें। सही कथन आपने चुना है तराई मिट्टी को लेकर के। पहला, यह राज्य के दक्षिणी भाग यानी देहरादून से उधम सिंह नगर में विस्तृत है। क्या यह सही है? जो तराई मिट्टी है हमारी, यह दक्षिणी भाग है जो उत्तराखंड का, देहरादून से उधम सिंह नगर तक का इलाका, यहां पर पाई जाती है। तराई मिट्टी को काफी ज्यादा उपजाऊ माना जाता है, ठीक है। उत्तराखंड की जो दूसरी मिट्टियां हैं जो उत्तराखंड में मिलती है, उनमें सबसे ज्यादा जो परिपक्व मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, वो इसी को माना जाता है। यह अन्य पर्वतीय मिट्टियों की तुलना में अधिक परिपक्व है। बिल्कुल सही है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रचुरता पाई जाती है। गलत है। यहाँ की इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की काफी कमी पाई जाती है, ठीक है। हमने ऊपर देखा भी था, चूना और फास्फोरस की कमी उत्तराखंड की मिट्टियों में होती है। फास्फोरस के साथ साथ नाइट्रोजन की भी कमी इनमें होती है। तो यहाँ पे तीसरा वाला गलत है, पहला दूसरा सही है, ऑप्शन ए। गन्ने और धान की फसल के लिए उत्तराखंड की कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? उत्तराखंड की जो 2 इंपॉर्टेंट फसलें हैं उसमें गन्ना और धान आती है। टॉप 3 में से 2 यही दोनों हैं। जो ये दोनों फसलें हैं इनके लिए सबसे अच्छी मिट्टी तराई मिट्टी को ही माना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बेसिकली जो तराई मिट्टी है यह काफ़ी महीन कणों के निक्षेप से, उनके जमाव से बनी होती है, जिस वजह से यह काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसीलिए धान और गन्ने के लिए काफ़ी उपयुक्त इसे माना जाता है। तो ये अलग अलग भी आ सकता है कि गन्ने के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी है, धान के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी है, किस मिट्टी का निर्माण महीन कणों से हुआ है, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में देहरादून उधम सिंह नगर वाले इलाके में कौन सी मिट्टी मिलती है, क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे कवर किया। हमने इन क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे समझने का प्रयास किया, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं यहीं पर क्लियर हो जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।